गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सेकेंड यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन या बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो ये जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, इसके अनुसार किसी अणु की संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई किसके बराबर होती है? ये स्थानांतरीय ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है। According to Born-Oppenheimer approximation, the total energy of a molecule is equal to the sum of translation energy, rotational energy, vibrational energy and electronic energy. स्थानांतरीय ऊर्जा या ट्रांसलेशन एनर्जी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ET। घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी को हम ROT। वाइब्रेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा को VIB वाइब, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को इलेक्ट से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? E = ET ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस ROT रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब इनमें से केवल स्थानांतरीय गति मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी ET वो क्वांटीकृत नहीं होती है, जबकि बाकी सभी ऊर्जाएं क्वांटाइज्ड होती हैं। ओनली ट्रांसलेशन एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड, ऑल अदर एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। इन चारों में से केवल ट्रांसलेशन एनर्जी या स्थानांतरीय ऊर्जा ऐसी है जो कि क्वांटीकृत नहीं होती है, बाकी सभी क्या क्वांटाइज होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान वाइब्रेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होता है। कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा वाइब्रेशनल और रोटेशनल में वाइब्रेशनल ऊर्जा कुछ अधिक होती है और ट्रांसलेशन या स्थानांतरीय ऊर्जा बहुत कम होती है। किसकी तुलना में? रोटेशनल की तुलना में। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन एनर्जी ET बहुत कम है। किससे? रोटेशनल एनर्जी से। जो कुछ कम है वाइब्रेशनल एनर्जी से, और जो बहुत कम है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से। फिर समझ लीजिए, स्थानांतरीय ऊर्जा बहुत कम है घूर्णन ऊर्जा से, जो कुछ कम है कंपन ऊर्जा से, और कंपन ऊर्जा बहुत कम है किससे? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन एनर्जी यानी स्थानांतरीय ऊर्जा का मान अन्य ऊर्जाओं की तुलना में बहुत कम होता है, अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। द वैल्यू ऑफ ET इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर एनर्जीज, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसलिए इसे नगण्य माना जा सकता है। तो बॉर्न-हॉपर सन्निकटन के अनुसार क्या होगा? इसको हम छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आप देखिए, फ्रॉम हियर E = ET को हमको छोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा? रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। तो E = रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। अब इन ऊर्जाओं को द्विपरमाणुक अणु के संदर्भ में हम देख सकते हैं, या इन ऊर्जाओं की व्याख्या
द्विपरमाणिक अणु के संदर्भ में की जा सकती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रेफरेंस में इनको एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। हम जानते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में किसी कण की गति में गुरुत्व केंद्र के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थानांतरीय ऊर्जा या ट्रांसलेशन एनर्जी कहलाती है। स्थानांतरीय ऊर्जा क्या है? किसी कण में अंतरिक्ष में जो गति होती है गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहलाती है स्थानांतरीय ऊर्जा या ट्रांसलेशन एनर्जी। तो ये सभी कणों में होती है, लेकिन इसका मान नगण्य या नेग्लिजिबल होता है। अब अरेखीय अणु, अरेखीय अणु मीन्स नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, जो कि एक सरल रेखा में नहीं है। तीनों अक्षों मतलब एक्स, वाई और जेड जो अणु के गुरुत्वीय केंद्र से होकर गुजरते हैं के सापेक्ष घूर्णन करने से उत्पन्न ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। अणु तीनों एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन या घूर्णन कर सकता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन, वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन और जेड एक्सिस के लॉन्ग घूर्णन। रोटेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, रोटेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड रोटेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो घूर्णन करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहलाती है घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि अणुओं के मध्य रासायनिक बंध जो हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, अपितु कैसे होते हैं? लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं। दृढ़ नहीं होते हैं, लचीले या फ्लेक्सिबल होते हैं। अणु के बंधों को हम क्या मानते हैं? एक स्प्रिंग के समान मानते हैं। मॉलिक्यूल्स जिस बॉन्ड से बंधे होते हैं उसको हम एक स्प्रिंग के समान मान सकते हैं। अब अणु उचित आवृत्ति के प्रकाश को शोषित करके अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ कंपन करते हैं। मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेट along its mean position। तो कंपन करने से या वाइब्रेट करने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। तो अब आपने देखा कि रोटेशनल एनर्जी क्या होती है और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है। अब किसी अणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं परिवर्तित होती हैं तो अणु की ऊर्जा में भी परिवर्तन आ जाता है। अणु की ऊर्जा में वृद्धि होना अणु के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होना है। अगर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी में वृद्धि हुई, इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो इट इंडिकेट दैट आइदर द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड। अणु की ऊर्जा में वृद्धि होना अणु के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होना है। इस प्रकार जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है ये अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फोटोन अवशोषण द्वारा आर्द्र अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होने से संबंधित है। यानी मॉलिक्यूल क्या करता है?
फोटोन को अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से ऊपर हायर लेवल पर उत्तेजित हो जाता है। तो इस प्रकार उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर कंपन ऊर्जा स्तरों की श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम कंपन क्वांटम संख्या न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इससे समृद्ध घूर्णन स्तर होते हैं, जिसे हम घूर्णन क्वांटम संख्या जे से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ सी द फिगर। हर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तर होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? कंपन ऊर्जा स्तर, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जिसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, हर कंपन ऊर्जा स्तर में घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें हम जे से प्रदर्शित करते हैं। अब परिपाटी या कन्वेंशन क्या है कि जो हायर ऊर्जा स्तर है उसको हम एकल प्राइम सुपरस्क्रिप्ट, यानी उसके ऊपर सिंगल डैश से प्रदर्शित करेंगे, जैसे जे डैश। और जो लोअर या निम्न ऊर्जा स्तर है उसको हम द्वि प्राइम सुपरस्क्रिप्ट यानी डबल डैश से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ जे डबल डैश जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ऊर्जा आरेख में दिखाई दे रहा है, वो क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर के लिए। और जो सिंगल जे डैश आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो उच्च ऊर्जा स्तर के लिए है। अब ये जो आपका फिगर है ये ऊर्जा स्तर आरेख कहलाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए, ये जो बेस लाइन है इससे लेकर जो एरो मार्क दिखाई दे रहा है वहाँ की एनर्जी कहलाती है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। क्योंकि कभी भी अणु की ऊर्जा शून्य नहीं होती, एक निश्चित मिनिमम ऊर्जा होती है जो कि कहलाती है शून्य बिंदु ऊर्जा या ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। अब देखिए, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर है जहाँ कई सारे कंपन स्तर हैं। जिनको हमने न्यू से प्रदर्शित किया है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब सबसे नीचे वाला वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है न्यू इज इक्वल टू 0, फिर न्यू इज इक्वल टू 1। तो जो नीचे वाला है उसको हम कहेंगे न्यू डैश इज इक्वल टू 0, और हायर वन डबल प्राइम न्यू डबल डैश इज इक्वल टू 1। अब न्यू डैश इज इक्वल टू 0 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर, कंपन ऊर्जा स्तर पर अनेक रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं जिनको हम जे से प्रदर्शित कर सकेंगे। इसी तरीके से न्यू डबल डैश इज इक्वल टू 1 पर भी अनेक घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं जिनको हम जे, क्योंकि ये लोअर है, इसलिए हम इनको जे डबल डैश इज इक्वल टू 1
जे डबल डैश इज इक्वल टू 2, जे डबल डैश इज इक्वल टू 3 और जे डबल डैश इज इक्वल टू 4 से प्रदर्शित करेंगे। अब हमने भी आपको बताया कि जो उच्च ऊर्जा है उसको सिंगल से और जो निम्न ऊर्जा है उसको डबल प्राइम से। अब इसी तरीके से ये जो है ये पूरा का पूरा ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। अब इसके ऊपर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में भी इसी तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में कंपन सब लेवल और एक कंपन सब लेवल में अनेक रोटेशनल ऊर्जा स्तर, जे डैश इज इक्वल टू 1, जे डैश इज इक्वल टू 2, जे डैश इज इक्वल टू 3 एंड जे डैश इज इक्वल टू 4। अब यदि अणु के केवल घूर्णन स्तर में परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर और कंपन ऊर्जा स्तर समान रहते हैं, तो ये अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रा कहलाएगा, जो कि माइक्रोवेव क्षेत्र में प्राप्त होगा। यानी माइक्रोवेव विकिरण को अवशोषित करके एक अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। यानी एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर पर संक्रमण होगा, ट्रांजिशन होगा। अब यदि कंपन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है तो वो कंपन स्पेक्ट्रा कहलाएगा और इसके लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ये इंफ्रारेड में ज़्यादा एनर्जी मतलब कम तरंग दर, इंफ्रारेड क्षेत्र में प्राप्त होगा। और यदि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है तो आप देख रहे हैं कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, यानी सबसे कम तरंग दर है। तो ये स्पेक्ट्रा हमको अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में या विजिबल क्षेत्र में दिखाई देगा। इस तरीके से तीनों प्रकार के स्पेक्ट्रम अलग अलग क्षेत्र में मिलेंगे। हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। घूर्णन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कंपन स्पेक्ट्रम किस तरीके से मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम जानते हैं कि अगर कोई अणु है जो कि n परमाणुओं से मिलकर बना है, यदि कोई अणु n परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु की गति या स्थिति को बताने के लिए हमारे पास 3 कार्तीय निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एक परमाणु के लिए 3, तो n परमाणु के लिए 3n कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे। यानी अणु की स्वतंत्रता की कोटि 3n होगी। एक परमाणु है तो हम 3 कोऑर्डिनेट से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं कि वो x दिशा में गति करेगा कि y में करेगा कि z में करेगा। तो 2 हैं तो 3 × 2, और अगर n परमाणु है तो स्वतंत्रता की कोटि 3 × n यानी 3n होगी। अब इस 3n में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं की कोटि सम्मिलित हैं: स्थानांतरीय, घूर्णन और कंपन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। अब स्थानांतरीय गति के कारण स्वतंत्रता की केवल और केवल 3 कोटि हो सकती है। या तो पूरा का पूरा अणु मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जाएगा या वाई डायरेक्शन में जाएगा
और या फिर वो z डायरेक्शन में जाएगा। शेष स्वतंत्रता की कोटि की संख्या कितनी बची? 3n-3। 3 तो हो गई स्थानांतरीय गति के कारण, ट्रांसलेशन मोशन के कारण। अब कंपन और घूर्णन के कारण कितनी बची? 3n-3। अब यदि हमारा मॉलिक्यूल अणु रेखिक है, लीनियर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किसी एक अक्ष पर होगा। हमने माना z अक्ष जो है वो उस अणु का अक्ष है। अणु का अक्ष मतलब z वो अक्ष है जिस पर अणु स्थित है। अगर ऐसा है तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के चारों तरफ घूर्णन कर सकेगा, z एक्सिस के लॉन्ग नहीं कर सकेगा। तो हम क्या कहेंगे? घूर्णन करने के लिए दो स्वतंत्र विधाएं संभव होंगी। देयर आर 2 मोड्स फॉर रोटेशन। अब रोटेशन के 2 मोड हो गए। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अब बची हुई विधाएं किसकी होंगी? कंपन के लिए, स्थानांतरीय गति के लिए हो गई, घूर्णन गति के लिए हो गई। अब अगर हम बची हुई देखेंगे तो वो किसके लिए होंगी? वो होंगी कंपन के लिए। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की विधाएं कैसे निकालेंगे? 3n में से क्या घटाना है? 3n-3 और फिर -2। 3 किसके लिए घटाया हमने? स्थानांतरीय गति के लिए या ट्रांसलेशन मोशन के लिए, और 2 किसके लिए घटाया? रोटेशन मोशन के लिए। तो ये क्या आ जाएगा? 3n-5। यानी हम कह सकते हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल के कंपन के विधाओं की संख्या 3n-5 होगी। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल विल इक्वल टू 3n-5। अब हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अरेखिक अणु जैसे वाटर H2, इसमें एक दूसरे के लंबवत 3 अक्ष x, y तथा z। इनमें से किसी भी अक्ष के चारों तरफ घूर्णन संभव है। यानी घूर्णन x एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, y एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, और z एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पर घूर्णन की स्वतंत्रता कितनी हो गई? 3। लीनियर मॉलिक्यूल में घूर्णन की स्वतंत्रता 2 थी, यहाँ कितनी हो गई? 3। तो फिर हम नॉन लीनियर अणु में कंपन की विधाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? 3n टोटल, -3 किसके लिए? स्थानांतरीय के लिए, -3 घूर्णन के लिए। तो ये कितनी आ गई? 3n-6 होगी। For non-linear molecule, the number of degree of freedom for vibration must be equal to 3n-6. Non-linear के लिए 3n-6 और linear molecule के लिए it will be 3n-5. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बेंजीन इज C6H6। कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 12। अब क्योंकि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? 12 × 3 -6, 36 -6 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब ये है कि ये अणु 30 प्रकार से कंपन कर सकता है। इट वाइब्रेट्स 30 डिफरेंट टाइप्स। तो ये स्पष्ट है कि इसका स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होगा, क्योंकि IR प्रकाश का अवशोषण इन 30 प्रकार के कंपनों पर निर्भर करेगा। अतः किसी जटिल अणु के IR स्पेक्ट्रम में 3n-6 अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो
या 3n-5 अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो में से प्रत्येक मूल आवृत्ति पर अवशोषण बैंड प्राप्त होगा। हर मूल आवृत्ति के लिए हमको एक अवशोषण बैंड प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आज हमने रोटेशन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और ट्रांसलेशन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस तरीके से हमको प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में बेसिक अध्ययन किया, जनरल स्टडी की। अब हम नेक्स्ट टर्न पर एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।